हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम रिफ्रैक्शन में एक आगे बढ़ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस आज का टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, नॉर्मली आप जैसे एक क्रिकेट बॉल लीजिए, उसको आप दीवार पे फेंकिए तो जिस नॉर्मल रिफ्लेक्शन फॉलो होगा पढ़ने के बाद आएगी। अगर वहीं पे अगर वो दीवार थोड़ा सा कर्व हो, मतलब जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्स अगर आप नॉर्मल ऐसे डक करते हैं तो बॉल वहीं पड़ के वहीं रह जाती है। बट आप अगर सिक्स हिट करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी आप बैट को क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व में घुमाने की कोशिश करते हैं। तो बैट का जो रिफ्लेक्शन हो जाए बॉल का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है पाथ। तो नॉर्मल ग्राउंडेड जाने की बजाय वो थोड़ा सा लॉफ्टेड जाता है और आपका एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है। ठीक है, खैर हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या है कि थोड़ा सा एक कर्व सरफेस, मीडियम। जैसे अभी क्या होता है, ग्लास ऑफ वाटर लिए, पानी क्या है एक लेवल में, यानी उसके लिए प्लेन दे रहा है। अब क्या करें, एक ऐसा लें सरफेस जो आगे से थोड़ा सा कर्व हो। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं फिर। ठीक है, ये पूरा हमारा मान लीजिए कोई सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और ये चूंकि एयर है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। तो देखिए, एक हमें प्रिंसिपल एक्सिस तो चाहिए होती है जिसको एक ऑब्जर्विंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास समहाउ वेयर ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ओ है, इसको हमने पी पॉइंट मान लिया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज देखें तो यहां से लाइट मान लीजिए इंसिडेंट होगी इस सरफेस पे। ठीक है, तो अभी तक लाइट क्या कर रही है, रेयर मीडियम टुवर्ड्स डेंसर मीडियम जा रही है। फिर इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, मतलब इस सरफेस का नॉर्मल। ठीक है, तो जहां भी ये आपको पता है सरफेस का नॉर्मल क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करता है। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल सरफेस है उसका है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इंसिडेंट एंगल आई बनेगा। ठीक है, अब लाइट का पाथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा जाना इसको इधर था, लेकिन जब डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा। तो एक मिनट, मुझे ये लाइन थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं, जो इसका पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन जो फॉलो होगा वो मान लीजिए कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये जहां पे बनाएगा ये ऑब्जेक्ट ओ की इमेज आई बनाएगा। क्या बनाएगा, आई बनाएगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा वो रिफ्रैक्शन एंगल आर हो जाएगा, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये मान लीजिए हमारा एम पॉइंट है जहां पे लाइट मीट कर रही है इस स्फेरिकल सरफेस को। यहाँ पे म्यू1 है, यहाँ पे म्यू2 है, और एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहे हैं इमेज में, जैसे हम लेंस इक्वेशन मिरर इक्वेशन में करते चले आए हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा डायग्राम बनके कंप्लीट हो गया। जरा इसको हम फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, एक आपको सरफेस लेना है, मान लीजिए हमने एस और एस डैश सरफेस ले ली, वो वही रिफ्रैक्शन है स्फेरिकल सरफेस, जो एक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है और ये म्यू1 है। और म्यू1 ये मान एक्चुअली म्यू2 हमारा ग्रेटर देन म्यू1 है, यानी ये इस लाइट को डेंसर मीडियम प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू जहां से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट हमारा ओ पे है और जिसका इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन आई पे बन रहा है। ये हमारा नॉर्मल है, एन डैश ले रहे हैं।
तो आपको पता है सरफेस का नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, तो जो ये नॉर्मल आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें भी हम एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। आपने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो उसको पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे आप ट्रायंगल है, ठीक है, नॉर्मल ABC एक ट्रायंगल, इतना हो जाता है, इसके इंटरनल एंगल ये हो जाते हैं। अगर एक साइड को ऐसे कंटिन्यू कर दिया जाए तो इससे एडजेसेंट जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है ये एक्सटीरियर, मतलब बाहर का, तो ये इंटरनल एंगल होगा जो विद इन 3 लाइन्स है, और ये जो इससे एडजेसेंट एंगल बन रहा है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब ये एंगल सारे क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ये होती है जिस भी साइड का एडजेसेंट साइड का आप एक्सटीरियर एंगल ले रहे होते हैं तो उसके सामने ये साइड पड़ रही है, इससे लगे हुए जो दो एंगल्स होते हैं इसके, मान लो इसको θ1 मान लो, इसको θ2 मान लो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा जो बराबर होगा θ1 प्लस θ2 के, यानी एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है जो कि उसके एडजेसेंट साइड के जस्ट सामने वाले होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। खैर उससे पहले हम इसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं जो अपर्चर है सरफेस का, अपर्चर क्या होता है, जो सामने का जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो जो एंगल्स बनेंगे वो बहुत छोटे एंगल बनेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए सारे एंगल्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो फ्रॉम ट्रायंगल OMN या फिर ठीक है OMN, तो एंगल MON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN अपान ON। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल MCN and triangle MIN। एंगल MCN इज इक्वल टू हो जाएगा MN अपान CN, और एंगल MIN इज इक्वल टू हो जाएगा MN अपान IN। देखिए बेसिकली जो एंगल्स समान है तो हम tan थीटा नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट एंगल ले रहे हैं, क्योंकि फॉर स्मॉलर एंगल tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एंगल ले रहे हैं। तो जैसे एक एंगल हमारा ये बन गया, ठीक है, ये एंगल हमारा MON है, MON इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो MN अपॉन ON ले लिए, और फिर इस ट्रायंगल में ले लिए एंगल MCN इक्वल्स टू MN अपॉन CN, और फिर एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है MIN जो कि हो जाएगा MN अपॉन IN के बराबर। ठीक है, अब इसको जरा देख लेते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से बन रहा है। अगर हम ट्रायंगल लें MOC, क्या लें, फ्रॉम ट्रायंगल MOC, ठीक है, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं MOC। तो वही I हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गया। देखिए एंगल I क्या है, एडजेसेंट एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, तो एंगल I इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो प्रॉपर्टी हमने अभी बताया था कि दो एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट I इक्वल्स टू एंगल MON प्लस एंगल MCN, राइट। अगेन ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल
MIC, अब MIC में जो MCN हो गया, इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल MIC एंगल MCN इज द एक्सटीरियर एंगल, तो क्या होगा, एंगल MCN इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल, ये देखिए ये इनसाइड एंगल, ये रिफ्रैक्शन एंगल है, तो यानी R प्लस MIN, एंगल MIN, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू एंगल MCN माइनस एंगल MIN। ये हमारे पास मान लीजिए दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्या करना है, R इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एंगल MCN माइनस एंगल MIN, ठीक है। हमने वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी है। अब हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आएगा क्या, स्नेल्स लॉ आएगा। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, अप्लाई करेंगे तो म्यू1 ऑफ दैट एंगल साइन आई, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ये इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अब फॉर स्मॉलर एंगल यहां पे लिख सकते हैं, फॉर स्मॉलर एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लिखते हैं। अच्छा, ऐसा मानते क्यों है कि स्मॉलर एंगल के लिए साइन थीटा लेते हैं, फिर साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए और आपको पूछना भी चाहिए। देखिए होता क्या है कि जैसे साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री पे 1/2 हो जाती है। तो क्या साइन 1 की वैल्यू क्या लेंगे आप, 0 लेंगे? 0 तो नहीं लेंगे। तो क्या होता है कि साइन 1 डिग्री ना बहुत छोटा होता है, तो 1 डिग्री को हम नॉर्मली क्या ले सकते हैं, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो वैल्यू आएगी वो होगी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। जाहिर सी बात है पर डिग्री वेरिएशन कुछ ना कुछ तो आएगा, 0 तो नहीं होगा, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए उसको हम 0 तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसको हम थीटा के बराबर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज करा और अब इसमें आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो म्यू1 है, ब्रैकेट में आई की वैल्यू हमारे पास है MON प्लस MCN, और MON की वैल्यू क्या है, MN अपान ON प्लस ये था हमारा MCN। MCN की वैल्यू क्या है, MN अपान CN। इधर म्यू2 और साइन आर की वैल्यू, मतलब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये लिखी हुई है MCN माइनस, और MCN की वैल्यू है MN अपान CN माइनस MIN, MIN की वैल्यू MN अपान IN, ठीक है। ये हमारी वैल्यू पुट हो गई। अब देखिए इसको मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, जब देख लेते हैं MN हमारा दोनों साइड से कॉमन है तो कट जाएगा, MN कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान ये ऐसा कुछ होएगा, MN अगर कट हो जाएगा म्यू1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी म्यू1 अपान ON प्लस म्यू1 अपान CN, ठीक है। हम इसको एक काम ये भी कर सकते हैं कि सारी डिस्टेंस जो होती है पोल ऑफ द मिरर से कैलकुलेट होती है, सॉरी मिरर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से, तो यह सरफेस के पी से ये बहुत ही नजदीक होता है, तो जो भी डिस्टेंस लें वो OP, यानी ON इज अप्रोक्सीमेटली OP, CN इज अप्रोक्सीमेटली CP, तो हम यहाँ पे रिड्यूस कर दे रहे हैं, इसको हम OP लिख दे रहे हैं और इसको CP लिख दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू2 अपान CP, और फिर क्या हो जाएगा माइनस म्यू2 अपान IN यानी IP,
ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे OP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ON and CN is approximately equal to CP and IN is approximately equal to IP। ये हमारे जो हमने चेंजेस किए हैं इक्वेशन में उसकी वैल्यू लिख दिए हैं। अब जरा देख लेते हैं और OP, CP और IP की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है पोल से जो ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं U, जो वही पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है R, और जहां पे इमेज बनती है वो इमेज डिस्टेंस V से डिनोट करते हैं, राइट। तो हम साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, μ1 अपान OP, ये माइनस U हो जाएगा, प्लस μ1 अपान CP, CP की यानी वैल्यू R हो जाएगा, फिर μ2 अपान CP यानी ये भी R हो जाएगा, और इधर माइनस μ2 अपान IP, तो ये क्या हो जाएगा IP की वैल्यू μ2 अपान V हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं नीचे लिखने के लिए। अब क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू इधर ले आते हैं, तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो हमारा μ1 अपान माइनस U प्लस μ2 अपान V, और इधर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1/r हमें कॉमन मिल जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, μ2 माइनस μ1, और ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपसे डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, और इसका भी लेंस मेकर फार्मूला में भी यही कंसेप्ट यूज होना है, तो उसके लिए भी फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस कॉन्टिन्यूसली इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, कि आपको दे देगा ग्लास स्फीयर के बीच में डॉट है, वो कैसे इमेज दिखेगा, हम उस पर न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे। लेकिन ये आप तब तक ये डेरिवेशन आपको जितनी बार प्रैक्टिस करना हो आप कर लीजिए, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली इससे या तो एक क्वेश्चन बनेगा या तो फिर आपका सीधे सीधे डेरिवेशन पूछा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेरिवेशन करने के तरीके से हमें पता चलता है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। हमें डेटा उठाना है, वैल्यू को डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम फिर से मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया है μ1 अपान U माइनस में प्लस μ2 अपान V और μ2 माइनस μ1 बाई R। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V क्या है जहां पे इमेज बन रही है, R क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो स्फेरिकल सरफेस का जो भी रेडियस मिल रहा है वो है, μ2 माइनस μ1 ये आपका बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है दीज टू मीडियम्स का, यानी कि डेंसर मीडियम माइनस रेयर मीडियम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इश्यू, तो इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।